नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है साइकोलॉजी की एक और क्लास के साथ। जो टेस्ट सीरीज चलाई हुई है आपके लिए, उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर से एक और क्लास लेकर आ गए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षण की विधियाँ। तो क्वेश्चंस की एक क्लास रहेगी, क्वेश्चंस हो गए शिक्षण की विधियों से रिलेटेड। तो चलिए फिर देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्न में से किस विधि के सोपान है? निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि या फिर बहिर्दर्शन विधि। तो बात किसकी हो रही है कि किस विधि में सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर निरीक्षण किया जाता है, फिर विश्लेषण होता है, फिर वर्गीकरण होता है, फिर नियम बनाए जाते हैं। तो बात हो रही है यहाँ पर आगमन विधि की। आगमन विधि में क्या होता है कि सबसे पहले बालकों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर जो है नियम बनाए जाते हैं, बालकों को परिभाषा याद कराई जाती है। तो किस तरफ उदाहरण से नियम की ओर चलती है? उदाहरण क्या होते हैं? विशेष होते हैं। तो ये किस तरफ चलती है? विशेष से सामान्य की ओर चलती है। विधि कौन सी? आगमन विधि। उदाहरण से नियम, उदाहरण सबसे पहले प्रस्तुत किए जाते, बाद में नियम बनाए जाते हैं। उदाहरण विशेष होते हैं, तो विशेष से सामान्य की ओर ये विधि चलती है। सबसे पहले उदाहरण दिए जाते। मान लीजिए इस कक्षा में एक अध्यापक को क्या पढ़ाना है? संज्ञा पढ़ाना है। उसने यहाँ पर लिख दिया है राम, श्याम, जयपुर, नदिया, पहाड़, बुराई, सत्य। तो कुछ नाम जो है अध्यापक ने लिख दिए बोर्ड पर। ये क्या है? संज्ञा के उदाहरण है। तो सबसे पहले क्या उदाहरण प्रस्तुत किए गए। अब बालक जो है इनको ऑब्जर्व करेगा, अच्छे से इनका निरीक्षण करेगा। तो सेकंड पे क्या आएगा? निरीक्षण आएगा। इसके बाद जो है बालक इनका विश्लेषण करेगा, यानी कि अच्छे से इनको समझने का प्रयास करेगा, एनालिसिस करेगा। तो यहाँ पर इसके बाद क्या आता है? विश्लेषण आता है। इसके बाद क्या आएगा? वर्गीकरण आएगा। देखिए बालक जो है इन उदाहरणों को वर्गों में बांट लेंगे। किस प्रकार से कि राम, श्याम, जयपुर एक जैसे, बुराई, सत्य एक जैसे, नदियाँ, पहाड़ एक जैसे। राम, श्याम, जयपुर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नदियाँ, पहाड़ क्या है? राम, श्याम, जयपुर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदियाँ, पहाड़ जातिवाचक, बुराई, सत्य भाववाचक। तो बाद में वर्गीकरण उसने यहाँ पर अब कर लिया है। अब नियम बनाएगा, यानी कि जो किसी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में बात कर रहा है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो वो क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर उसने नियम बना लिया है, परिभाषा बना ली है किसकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा की। इसी प्रकार से भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा की वो परिभाषा तैयार कर लेगा, नियम बना लेगा। तो सबसे लास्ट में क्या करता है? नियम बनाता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, बाद में नियम बनाए जाते हैं। कौन सी विधि की बात हो रही है? आगमन विधि की ये बात हो रही है। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर बी। शेषवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? सबसे उत्तम शिक्षण विधि इनमें से कौन सी है? शेषवावस्था के बच्चों की बात हो रही है कि छोटे बालकों को पढ़ाने की उत्तम विधि कौन सी है? मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या फिर ये सभी। तो देखिए मोंटेसरी विधि किसने दी थी? मारिया मोंटेसरी ने दी थी। इसमें क्या किया जाता है कि बालकों को कुछ चित्र दिए जाते हैं और उनको उनके नाम के साथ जोड़ना होता है। तो ये भी क्या है? छोटे बच्चों को सिखाने के लिए एक उत्तम विधि है। खेल विधि में क्या होता है कि बच्चों की जो पढ़ाई है उसको ही इतना मज़ेदार, रोचक बना दिया जाता है कि बच्चे को पता ही नहीं लगता। खेल खेल में वो सीखना हो जाता है, उसका सीख लेता है। बात करें किंडरगार्टन विधि की, ये किसने दी थी? फ्रोबेल ने दी थी। फ्रोबेल ने दी थी। और इसमें भी बालकों को खेल के माध्यम से ही सिखाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, शेषवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि ये तीनों ही है। मोंटेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि और ये सभी। तो आंसर रहेगा हमारा डी, ये सभी। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खोज विधि आधारित है, किस पर आधारित है? कौन सी विधि? खेल विधि,
निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो बात देखिए किसकी हो रही है, खेल विधि की हो रही है। और खेल के माध्यम से बालक का क्या होता है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास होता है। खेल के माध्यम से बालक का मानसिक विकास होता है, उसके शरीर में वृद्धि होती है, शारीरिक विकास होता है। तो ध्यान रखिएगा, खेल विधि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर सी। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को क्या बनाया जा सके, सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता। यानी कि एक ऐसा तरीका है, इनमें से चार में से एक तरीका ऐसा है जो अधिगम को क्या नहीं बनाता है, सुगम नहीं बनाता है। वो कौन सा है, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति करना, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद करना, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण करना। तो देखिए, विषय वस्तु को केवल याद करना और उसको दोहराना, यानी कि किसी चीज को रटना, उसको बार बार दोहराना, तो ये क्या है, ये अधिगम को, सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। क्योंकि रटने पर बल नहीं दिया जाता है, शिक्षा में रटना नहीं है, करके सीखने पर बल दिया जाता है। किस पर, स्वयं करके सीखना। तो रटना यहाँ पर सही नहीं है, तो आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ए, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना। देखिए, जब कोई बालक है किसी विषय वस्तु पर प्रश्न बनाता है तो वो क्या करता है, गहराई से सोचना होता है। उसको प्रश्न बनाने के लिए गहराई से क्या करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। यानी कि आप उसको जो है, कोई पढ़ा रहे हो, सौर मंडल पढ़ा रहे हो, और आप उस पर कहे कि बालकों को प्रश्न बनाना है, तो वो बनाएगा प्रश्न किस प्रकार के, कि पृथ्वी के चारों ओर जो भी जो है, सूर्य के चारों ओर जो भी ग्रह घूम रहे हैं वो किस प्रकार घूमते हैं, क्यों घूमते हैं, पृथ्वी जो है कैसे सूर्य के चक्कर लगाती है, क्यों लगाती है। तो इस प्रकार के जब प्रश्न बनाएगा तो वो गहराई से सोचेगा। तो प्रश्न बनाना बिल्कुल सही है। प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद करना। देखिए, जब किसी भी जो समूह होता है बालकों का, उसमें कोई समस्या दे दी जाती है या कोई टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर जब बालक परिचर्चा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो बालक जो है एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये भी सही रहेगा। प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण करना, यानी कि शिक्षक ने कोई प्रकरण बच्चों को दे दिया है, कोई टॉपिक दे दिया है बालक को, तो उस पर मानकर चलिए किसी एक चीज का टॉपिक दिया है, या सौर मंडल को ही ले लीजिए, सौर मंडल का टॉपिक दे दिया है, उसका जो है चार्ट बनाकर लाना है। बच्चा क्या करता है, उसका चार्ट बनाकर लाता है और पूरी कक्षा में उस चार्ट को जो है अच्छे से समझाता है। तो ये भी क्या रहेगा, सही रहेगा। सार्थक जो है अधिगम को सुगम बनाने का ये भी क्या एक तरीका है। तो तीनों ही तरीके सही है। कौन सा सही नहीं है, ये रहेगा हमारा ए, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर उसको रटना, उसकी पुनरावृत्ति करना, ये गलत रहेगा। तो आंसर ए सही होगा। निम्न में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्तम लाभ है कि पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने, सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। प्रकरणों की विविधता, जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता, ऐसे शिक्षकों की अनुभूत होने की कम संभावना होती है। विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति संबंध विकसित होने की कम संभावना होती है। तो बात किसकी हो रही है क्वेश्चन में, अंत्य विषय अनुदेशन। जब दो या दो से अधिक विषय को एक साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अंत्य विषय अनुदेशन कहते हैं। इसका लाभ क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अंत्य विषय अनुदेशन का लाभ क्या है। तो देखिए, अंत्य विषय अनुदेशन का लाभ क्या है कि विद्यार्थियों के सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करना। किस प्रकार से, देखिए मान लीजिए शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, जल के बारे में पढ़ा रहा है, और जल के बारे में जो
कई सारे सब्जेक्टों को एक ही साथ एक ही कक्षा में पढ़ा रहा है, जैसे कि हमने कहा विज्ञान, हमने कहा हिंदी, हमने कहा भूगोल, हमने कहा गणित। तो जल के बारे में सभी विषयों की जानकारी एक ही कक्षा में एक साथ एक अध्यापक दे देगा। फिर क्या होगा, बच्चा जो ये जल के बारे में जानकारी प्राप्त की है, इसको विज्ञान की लैब में भी इस ज्ञान को प्रयोग करेगा, हिंदी में कविता लिखने में भी इस ज्ञान का प्रयोग करेगा, भूगोल की कक्षा में भी इस ज्ञान का प्रयोग करेगा, और गणित की कक्षा में भी इस ज्ञान का प्रयोग यहाँ पर करने वाला है बच्चा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि सीखे हुए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग, यानी कि यहाँ पर जल के बारे में जो जानकारी ली है, जो सीखा है, उनका बहुत सारे संदर्भों में उपयोग करेगा, विज्ञान विषय में भी, हिंदी में भी, भूगोल में भी, गणित में भी। अगर हम अलग अलग जल को पढ़ाते तो वो किस प्रकार से पढ़ाते? विज्ञान में हम क्या पढ़ाते जल के बारे में, कि जल का फॉर्मूला क्या है और जल को किस प्रकार से जो है साफ किया जाता है, तो ये हम विज्ञान में पढ़ाते। हिंदी में हम जल के बारे में कोई कविता बच्चों से लिखवा देते, उनको पढ़ाते। भूगोल में हम जल के संसाधन जो है, जल के स्रोत क्या है, नदियाँ, महासागर, बरसात, इसके बारे में पढ़ाते। गणित में हम पढ़ाते कि एक व्यक्ति प्रतिदिन कितने प्रतिशत पानी यूज करता है और कितना हम बचत कर सकते हैं पानी की, किस प्रकार से। तो यहाँ पर गणित में हम इस प्रकार पढ़ाते, लेकिन हमने एक ही कक्षा में इसके बारे में जानकारी ले ली है। अलग अलग संदर्भों में अब बच्चा इसका उपयोग कर सकता है। बात करें सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। देखिए, बालक ने जो जल के बारे में यहाँ पर जानकारी ली है, अब उसके बारे में एक समझ जो है बालक विकसित करेगा, एक नियम बना लेगा, अपनी एक समझ बनाएगा। जिस प्रकार से बालक कहीं गया और उसने देखा क्या, एक नल है वो खुला हुआ है और पानी बह रहा है, तो वो तुरंत क्या देखेगा कि पानी बह रहा है, तुरंत सोचने लग जाएगा कि पानी नदियों से आता है, किस प्रकार से उसको फिल्टर करने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी बड़ी प्रक्रिया है, और इससे तो हमारे संसाधन है जो वो वेस्ट हो रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है। तो बालक क्या करेगा, तुरंत नल को क्या करेगा, बंद करेगा। यानी कि उसने जल के बारे में अपनी एक नई समझ बना ली है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सामान्यीकृत करने के अवसर बालक को दिए जाते हैं। तो आंसर हमारा यहां पर रहेगा क्या, बी। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। खेल पद्धति किस पर आधारित है? खेल से बालक का मानसिक और शारीरिक विकास होता है, तो ये किस पर आधारित है? विकास वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। आंसर रहेगा बी। प्राथमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? याद करना, प्रत्यावर्तन और सुनना, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांटकर शिक्षण देना। तो बात किसकी हो रही है? सक्रियबद्धता की, कि बालक को एक कक्षा में किस प्रकार से सक्रिय रखा जा सकता है, कौन सा सबसे बेहतर तरीका है बालक को सक्रिय रखने का। तो देखिए, याद करना यानी कि किसी चीज को सुनना, याद करना, रटना, इसमें बालक सक्रिय नहीं होता है। शिक्षक जो भी कर रहे हैं उसको देखना, अनुकरण करना, उसकी नकल करना, ये सक्रिय नहीं होगा, बालक सक्रिय नहीं होता है। समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, इसमें भी बालक मूल रूप से पूरी रूप से सक्रिय नहीं होता है। सक्रिय कब होगा? जब विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांटकर शिक्षण कराया जाएगा। जब बालकों को समूह में बांटा जाता है तो समूह में मिलकर बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, तो बालक समूह में पूरी तरीके से शामिल होते हैं, सक्रिय रहते हैं। तो आंसर रहेगा हमारा डी। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जिस पर आधारित है। देखिए, क्वेश्चन ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको मैं स्किप कर रही हूँ। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किस से संबंधित है? फ्रोबेल से, जॉन डीवी से,
आर्मस्ट्रॉन्ग से या फिर मैकडूगल से, बात किसकी हो रही है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि की हो रही है। तो ये किसने दी थी, ये दी थी जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने क्या दिया था, इसका मूल विचार, मूल विचार इन्होंने सबसे पहले जो विचार आया था, इनके मन में आया था, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के बारे में मूल विचार प्रस्तुत किया था। एक नाम और याद रखना, किलपैट्रिक। किलपैट्रिक नाम याद रखना है आपको। इनका संबंध भी किनसे है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि से है। इन्होंने ही इस विधि को क्या किया था, विकसित किया था। तो मूल विचार किसने दिए थे, जॉन डीवी ने दिए थे, लेकिन इस विधि को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, किलपैट्रिक को जाता है। तो यहां पर हमारा आंसर इसमें रहेगा बी। फ्रोबेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया, गेंद का खेल, ब्लॉक का खेल, आकृतियों का खेल, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए फ्रोबेल ने कौन सी विधि दी थी, किंडरगार्टन कह लीजिए या किंडरगार्टन कह लीजिए, ये विधि इन्होंने दी थी। इसमें बालकों को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। इनका मानना था, फ्रोबेल का मानना था कि जिस प्रकार से गार्डन में छोटे छोटे पौधों को जो है उनकी देखभाल की जाती है और आगे चलकर वे एक स्वस्थ वृक्ष बनते हैं, इसी प्रकार से बालकों को भी देखभाल की जरूरत होती है। तो उनके लिए उन्होंने क्या, किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली जो है विकसित की। बालकों को यहाँ पर खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो देखिए इन्होंने कौन से खेल को, गेंद के खेल को इन्होंने जो है प्रमुख बल दिया। गेंद के खेल पर जो है इन्होंने प्रमुख बल दिया। क्यों दिया, गेंद के खेल पर ही इन्होंने माना कि गेंद कैसी होती है, गोल होती है, और गोल होने के कारण गेंद क्या है, पूर्ण है। गेंद क्या है, पूर्ण है। और गेंद में क्या है, गति है। गेंद में क्या है, गेंद अपने आप में पूर्ण है गोल होने के कारण, और गेंद में क्या होती है, गति होती है। जब बालक गेंद को फेंकता है या पकड़ता है तो बालक में एकाग्रता विकसित होती है, एकाग्रता का गुण विकसित होता है। तो ये बालक के मानसिक विकास में सहायक होती है, मानसिक विकास में। साथ में ही खेल के माध्यम से बालक का क्या होता है, शारीरिक विकास। तो दोनों ही विकास, गेंद के खेल, दोनों के विकास में मानसिक विकास हो या शारीरिक विकास, इन्होंने गेंद के खेल को प्रमुख माना है। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, ए आंसर सही रहेगा। समूह शिक्षण है संसाधनों, रुचियों, विशेषताओं का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण। शिक्षकों की अनुपलब्धता में से निपटने का एक उपाय स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांटकर शिक्षण इसमें दिया जाता है। तो बात किसकी हो रही है, समूह शिक्षण की बात हो रही है। जब दो या दो से अधिक जो है शिक्षक एक साथ मिलकर एक ही कक्षा को पढ़ाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, समूह शिक्षण कहते हैं। तो इसका जो है लाभ क्या है, किस प्रकार से इसमें शिक्षण कराया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। जो भी स्कूल के संसाधन होते हैं, जैसे लैब ले लीजिएगा या फिर प्रोजेक्टर ले लीजिए या फिर शिक्षण सहायक सामग्रियां ले लीजिए, उनका उचित उपयोग यहाँ पर किया जाता है। साथ में ही हर जो शिक्षक है उनकी रुचि अलग होती है, उनकी विशेषताएं अलग होती है। कोई जो शिक्षक है वो कहानी के माध्यम से बालकों को पढ़ाना पसंद करता है, अच्छे तरीके से बालकों को पढ़ा सकता है, और कोई जो है प्रैक्टिकल कराने में माहिर है। तो सभी की विशेषताएं, रुचि अलग होती है, तो उनका इष्टतम उपयोग जो है समूह शिक्षण में किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, संसाधनों, रुचि, विशेषताओं का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों को जो है समूह शिक्षण शिक्षकों के द्वारा कराया जाता है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, आंसर रहेगा ए। एक लंबे व्याख्यान को देते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए, विराम, बीच में विराम लेना चाहिए, लगातार बोलना चाहिए, बीच में प्रश्न पूछने चाहिए, या अपनी भाव भंगिता बदलनी चाहिए, भाव भंगिमा बदलनी चाहिए। तो देखिए बात किसकी हो रही है,
व्याख्यान की हो रही है। व्याख्यान का मतलब कि एक शिक्षक कक्षा में आता है और बोलना प्रारंभ करता है, बच्चों के सामने जो है किसी भी टॉपिक पर बोलना प्रारंभ करता है, बच्चे सुनते रहते हैं और उसके नोट्स बनाते रहते हैं। तो व्याख्यान ये है। तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, उसमें बीच में विराम लेना चाहिए। अगर अध्यापक बीच में विराम नहीं लेंगे तो बच्चे जो है थक जाएंगे, ऊब जाएंगे और जो है उनमें रुचि जो है का अभाव हो जाएगा। तो विराम लेना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ए। देखिए, जिस प्रकार से हम कोई मूवी देखते हैं और बीच में 10 मिनट का उसमें भी ब्रेक होता है, इसी प्रकार से व्याख्यान विधि में भी थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी है। व्याख्यान में भी ब्रेक नहीं होगा। मानकर चलिए एक शिक्षक ने इतना सा व्याख्यान दे दिया, यहाँ पर ब्रेक दिया, यहाँ पर थोड़ा ब्रेक दिया और फिर से व्याख्यान जो है बालकों के सामने रखा। अब ये जो ब्रेक शिक्षक ने दिया है, थोड़ा सा रुक गए हैं, यानी कि विराम यहाँ पर दिया है। तो ये जो व्याख्यान दिया था, जो पढ़ाया था बच्चों को, इतना जो कुछ भी पढ़ाया था, बच्चे इस ब्रेक में क्या करेंगे, उसको दोहराएंगे, उसको याद कर लेंगे। अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो व्याख्यान लंबा चलेगा और बालक जो है यहाँ तक आते आते इसको भूलने लग जाएंगे। तो ब्रेक इसलिए भी जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, बीच में विराम लेना व्याख्यान में जरूरी है। आंसर रहेगा ए। विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव है। कौन सी विधि के द्वारा शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी बच्चे निभाते हैं? व्याख्यान विधि में, पाठ्य पुस्तक विधि में, श्रव्य दृश्य सामग्री में, वार्तालाप विधि में। तो देखिए, बालकों की भागीदारी पूछिए कि कब जो है कौन सी शिक्षण विधि के द्वारा बालक सबसे ज्यादा भागीदारी इसमें लेते हैं। तो व्याख्यान विधि में तो शिक्षक बोलते हैं और बालक क्या करते हैं, सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि में शिक्षक पुस्तक से पढ़ाते हैं, बालक अपनी पुस्तकों से पढ़ते रहते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक पूछा है तो ये क्या रहेगी, वार्तालाप विधि। वार्तालाप विधि में क्या होता है कि बालकों को समूह में बांटा जाता है और उनके बीच चर्चाएं कराई जाती है। जब बच्चे आपस में चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं और पूरी तरीके से उसमें शामिल होते हैं, पूरी तरीके से भागीदार होते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा डी। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा? व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, समूह वार्तालाप या फिर प्रयोगशाला विधि। तो बात किसकी हो रही है? कक्षा 3 के बच्चों की हो रही है। और कक्षा 3 के बच्चे जो है व्याख्यान के द्वारा नहीं समझ सकते हैं। साथ में ही बात करें समूह में चर्चा करने की, अभी ये एज नहीं है, इस एज में बच्चे समूह में चर्चा नहीं कर पाएंगे। साथ में प्रयोगशाला में तो बिल्कुल भी नहीं, प्रयोगशाला में प्रयोग तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो बालक, छोटे बालक जो है वो क्या करते हैं, क्रियाकलापों के माध्यम से सीखते हैं, क्रिएटिविटी करके सीखते हैं। सृजनात्मक जो है क्रियाकलाप उनको कराए जाते हैं, हाथों से किसी भी छोटी छोटी चीज़ों का निर्माण कराया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? सृजनात्मक क्रियाकलाप कराना। अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। सूचना प्रदान करने की यह एक कुशल विधि है। विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु यह एक प्रभावपूर्ण प्रणाली है। तो बात किसकी हो रही है? बात हो रही है व्याख्यान प्रणाली की। तो देखिए, व्याख्यान प्रणाली क्या है? सूचना प्रदान करने की एक कुशल विधि है। बिल्कुल कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रदान करने की ये क्या है? एक कुशल विधि है। व्याख्यान में क्या होता है कि टाइम कम लगता है, एक शिक्षक जो है बहुत सारी जानकारी बच्चों को उपलब्ध करा देते हैं कम टाइम में। तो ये क्या है? सूचना प्रदान करने की एक कुशल विधि है। बिल्कुल सही। विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु एक जो है प्रभावपूर्ण प्रणाली है। तो देखिए, शिक्षक जब जो है व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा है बालकों के सामने, तो उसको और ज़्यादा रोचक बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ प्रश्न उसमें ऐड कर लेते हैं, कुछ विचार बच्चों के सामने रखते हैं। जैसे कि एक शिक्षक किस पर, पर्यावरण पर क्या दे रहा है, व्याख्यान दे रहा है, और पर्यावरण पढ़ाते पढ़ाते वो अपने विचार रख दे, बालकों को आलोचनात्मक जो है
प्रश्न रख दे सोचने के लिए बालकों के सामने, आलोचनात्मक रूप से सोचने के लिए बालकों के सामने कुछ विचार रख दे, प्रश्न रख दे। आलोचनात्मक का मतलब है कि किसी भी पहलू का सही और गलत, सही और गलत दोनों रूप से जो है उसके बारे में सोचना, विचार करना। तो पर्यावरण पर एक शिक्षक व्याख्यान दे रहे और वो कहे जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक की थैलियां है, इससे हमारा जो पर्यावरण है वो तो प्रदूषित हो रहा है, लेकिन इसके विकल्प क्या है, इसके बिना क्या हमारा कार्य चल सकता है, कौन कौन से विकल्प है इसके। तो बालक क्या करेंगे, इस जो ये विचार प्रस्तुत किया है इस पर बालक आलोचनात्मक रूप से सोचना शुरू करेंगे कि हाँ पर्यावरण तो प्रदूषित हो रहा है, लेकिन इसके हमने विकल्प ही नहीं ढूंढे, कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं वो ढूंढेंगे। तो ये भी यहाँ पर सही रहेगा, तो दोनों ही यहाँ पर सही रहेंगे, ए और बी। तो आंसर रहेगा सी। बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? शिक्षक के भाषण द्वारा सीखते हैं, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो देखिए शिक्षक जो भी उत्तर दे रहे उसकी नकल करना, इस प्रकार से बालक नहीं सीखते हैं। शिक्षक भाषण दे रहे हैं और बालक क्या कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा सीखना। सीखना क्या होगा? प्रयोग द्वारा सीखते हैं, विवेचन द्वारा सीखते हैं, प्रश्न पूछकर सीखते हैं और सबसे बेहतर तरीका क्रिया करके सीखते हैं, यानी कि स्वयं जो है बालक किसी भी गतिविधि में भाग लेकर सीखते हैं, अनुभव करके सीखते हैं और चिंतन करके सीखते हैं। तो ये बिल्कुल सही रहेगा। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और विवाद करना, देखिए ये भी बिल्कुल सही रहेगा। बच्चे जब खोज करते हैं, जांच पड़ताल का मतलब स्वयं खोज करना, प्रश्न पूछना और चर्चा करना, किसी भी समस्या पर या किसी भी विषय पर आपस में मिलकर चर्चा करना, ये भी सीखना सही रहेगा। इसके द्वारा भी बालक सीखते हैं। तो यहाँ पर दो आंसर सही रहेंगे, बी और सी। अधिगम एक प्रविधि है। तथ्यों को याद करने की, पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय वस्तु को याद करने की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की या फिर परीक्षा की तैयारी की। अधिगम एक प्रविधि है। तथ्यों को याद करने की, याद करने का मतलब है रटना, तो रटने को हम अधिगम नहीं कहेंगे। परीक्षा की तैयारी की, ये भी नहीं कहेंगे। पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय को याद करना, फिर से याद करना, यानी कि रटना, रटना नहीं है। अधिगम क्या है? समझना है। तो अनुभव द्वारा अर्थ जो है निर्माण करने की क्या है? एक प्रविधि है। अधिगम सीखना कब होता है? जब बालक स्वयं अनुभव करके सीखता है और अर्थ का निर्माण करता है। तो आंसर रहेगा हमारा सी। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। डैश का विकास, वाणिज्य शिक्षालय, किंडरगार्टन या बालवाड़ी, पब्लिक स्कूल या फिर लैटिन स्कूल। तो देखिए फ्रोबेल ने कौन सी विधि दी थी, हमने बात कर ली है। कौन सी शिक्षण प्रणाली दी थी? किंडरगार्टन या बालवाड़ी जिसको हम कहते हैं, ये किसने दी थी? फ्रोबेल ने दी थी। आंसर रहेगा बी। रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं, या सभी छात्रों के लिए। तो बात किसकी हो रही है? रचनात्मक लेख के नियोजन की, कि रचनात्मक लेख का नियोजन किन बच्चों के लिए होना चाहिए। तो हम कहेंगे जो बच्चे वाक्यों का या फिर के वाक्यों के साथ भाषा का जो है उचित प्रयोग करना जानते हैं, वाक्यों को, भाषाओं को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, उन सभी के लिए क्या होना चाहिए? रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। इसमें बालक क्या करते हैं? इसमें बालक कहानी का निर्माण कर सकते हैं, कोई निबंध लिख सकते हैं, लेख लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा सभी छात्रों के लिए इसका जो है नियोजन होना चाहिए, जो भी भाषा जानते हैं, वाक्यों का प्रयोग करना जानते हैं। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? डी रहेगा। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है?
बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर उपरोक्त सभी। तो हमने बात की थी किसकी, प्रोजेक्ट विधि की। प्रोजेक्ट जो विधि है वो किसने दी थी, जॉन डीवी ने दी थी। जॉन डीवी ने इसके मूल विचार दिए थे, इसको विकसित करने का श्रेय किलपैट्रिक को जाता है। तो ध्यान रखना, प्रोजेक्ट विधि के मूल विचार जॉन डीवी ने, और इसको विकसित किसने किया, किलपैट्रिक ने किया। किलपैट्रिक का मानना था कि जब बालक जो है किसी भी चीज को देखता है तो उसकी जो आकृति है वो बालक के दिमाग पर छप जाती है, जो लंबे समय तक याद रहती है। तो इस विधि का प्रयोग जो है, उपयोग जो है, बाल्यावस्था के लिए भी उपयोगी है, किशोर अवस्था के लिए भी, पूर्व बाल्यावस्था के लिए भी उपयोगी है। तो आंसर रहेगा डी। तो देखिए, ये थी आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक नई क्लास लेकर आएंगे, एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।